हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसएससी मैथन। आरआरसी ग्रुप डी के लिए आरआरबी ग्रुप डी 2018 का क्वेश्चन है। ये 79 2018 शिफ्ट 3। ये मैथ टेस्ट नंबर 2 है। ये मैथ टेस्ट नंबर 2 है जो बेस्ड है किसके ऊपर? प्रीवियस ईयर के ऊपर। चलो सर पहले क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। A small scale soap business has the following expenses: 10% on marketing, 65% on employee salary and 25% on raw material. If the business pays a total salary of 65,000, then what is its marketing expenses? देखो 65% दिया हुआ है एम्प्लॉय सैलरी, तो 65% बराबर 65% बराबर 65,000 दिया हुआ है। तो सर हमें क्या निकालना है? मार्केटिंग एक्सपेंसेस क्या है? 10%। तो 10% बराबर कितना हो जाएगा सर? 10,000 हो जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है सर, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? इन ए शॉपिंग मॉल द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल वॉज इंक्रीज बाई 10% एंड देन इट वॉज डिक्रीज बाई 10%। द नेट इंक्रीज और डिक्रीज परसेंट इज क्या हो जाएगा सर? पहले किसी सामान का अगर 10% इंक्रीज किया गया है और फिर डिक्रीज किया गया 10%, तो 10 माइनस 10 इंटू 10 बाई 100 होता है, -1% हो जाएगा आंसर। मतलब -1%, 1% डिक्रीज, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। लेकिन सर ये कैसे आता है? एक चीज़ समझने की कोशिश करो कि अगर 10% इंक्रीज है मतलब 100 रुपये का सामान कितना हो जाएगा सर? 110 रुपये हो जाएगा। फिर इसका 10% डिक्रीज होगा, इसका 10% डिक्रीज मतलब 110 रुपये का सामान कितने में बेचोगे सर? 90/100 मतलब 9/10 में बेच रहे हो। 9/10 मतलब 9 11 99। तो कितना रुपए का सामान था? 100 रुपये का सामान था। अभी कितना प्राइस खड़ा हुआ है? अभी 99 खड़ा हुआ है। कितना लॉस हुआ है सर? 1 लॉस हुआ है। कितना प्रतिशत? किस में? 100 में। कितना प्रतिशत? इंटू 100 मतलब 1% का लॉस। ओके सर, 1% डिक्रीज। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Find the area of the triangle formed with 3 straight lines represented by x plus y equals to 0, 3x equals to 5y and y equals to 3x minus 12। अब सर ये एक क्वेश्चन है जो सबसे लेंदी क्वेश्चन माना जाता है ग्रुप डी के सेट में जितने में आया था, क्योंकि ये बहुत ही उम्दा सवाल है। ठीक है, इसको करने का तरीका क्या है? तीनों इक्वेशन को सॉल्व करो, तीनों इंटरसेक्शन पॉइंट निकालो। इक्वेशन मतलब एक एक स्ट्रेट लाइन, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये एक स्ट्रेट लाइन है। तो ये स्ट्रेट लाइन हम लोग पकड़ लेते हैं एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 0। अच्छा अच्छा, ये वाला पकड़ लेते हैं एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन पकड़ लेता है 3x इक्वल्स टू 5y। ये स्ट्रेट लाइन पकड़ लेता है y इक्वल्स टू 3x माइनस 12। तो ये तीनों मिलके एक पॉइंट पे इंटरसेक्शन हो रहा है। तो पहले इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालते हैं। a निकालेंगे, उसके बाद b निकालेंगे, उसके बाद c निकालेंगे। देखते क्या होता है सर। a पॉइंट मतलब सर ये a, ये b, ये c, ऐसा नाम दे देते हैं। तो a पॉइंट बराबर सर x प्लस वाई इक्वल्स टू 0, इसको सॉल्व करेंगे एंड 3x प्लस 5y, 3x माइनस 5y इक्वल्स टू 0। ठीक है, इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो कौन सा वाला मीटिंग पॉइंट देख के ही पता चल जा रहा है कि एक 0 ही आएगा। 3x 3y इक्वल टू 0, तो यहाँ से आ जा रहा है माइनस ऑफ माइनस प्लस माइनस, तो 5y 8y इक्वल्स टू 0, तो y इक्वल्स टू 0। y अगर इक्वल्स टू 0 है तो x बराबर भी 0 हो जाएगा। तो सर ये पहला वाला पॉइंट कौन सा है सर? 0 0। ए मीटिंग पॉइंट मिला कितना सर? 0 0 मिला। दूसरा वाला पॉइंट देखते हैं सर। बी पॉइंट हम लोग निकालते हैं। बी पॉइंट कौन सा है इन दोनों का? तो 3x माइनस 5y इक्वल्स टू 0। यहाँ से क्या आ रहा है? 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 12। इधर लेके चल गए, इधर लेके चला है, तो यहाँ से आ जा रहा है क्या? माइनस प्लस माइनस, तो ये काट, अच्छा ये नहीं कटेगा, ये कटेगा, 5y था, ये कट जाएगा। तो इधर कितना हो रहा है? माइनस 4y इक्वल्स टू -12। तो यहाँ से y इक्वल्स टू 4 3 12। तो y अगर 3 है, y अगर 3 है तो 5 3 15, तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा सर? 5 हो जाएगा। पहला वाला इक्वेशन में देखते हैं तो 5 3 पॉइंट, बी पॉइंट मिला 5 3। अब सी पॉइंट कौन सा मिलेगा? सी पॉइंट देख लेते हैं कौन सा है सर। सी पॉइंट है इंटरसेक्शन ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 0, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 0 एंड 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 12। तो इन दोनों को सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं सर? वाई वाई हटा देते हैं, तो 4x इक्वल्स टू 12, तो x इक्वल्स टू 4 3 12, तो 3 हो गया। x अगर 3 है, y इक्वल्स टू -3, तो पॉइंट क्या मिल गया सर? 3 माइनस 3, 3 माइनस 3। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। अब देखो एक चीज़, हमने एक फॉर्मूला सिखाया था आपको कि अगर ए बी सी तीनों पॉइंट दिया हुआ है तो क्या हम लोग कहाँ घूमेंगे सर? क्लॉकवाइज घूमेंगे। कैसे लिखेंगे फॉर्मूला? ये x1 y1 लिख लेते हैं, ये x2 y2 लिख लेते हैं, ये x3 y3 बराबर लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब देखो फॉर्मूला क्या होता है सर? हाफ इंटू, फॉर्मूला हो जाएगा सर हाफ इंटू x1 इंटू
y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y2 माइनस y1, सॉरी y1 माइनस y2। देख लेते हैं क्या हुआ सर। एक यहाँ पे है x1 y1, ठीक है, और इसके बाद है x2 y2, इसके बाद है x3 y3। तो सर जब x1 पकड़ रहे हैं तो ये दोनों पड़ा हुआ है x2 माइनस y2 माइनस y3, फिर x2 जब पकड़ेंगे तो ये दोनों पड़ा हुआ है y3 माइनस y1 y3 माइनस y1, सर फिर x3 जब पकड़ेंगे तो y1 माइनस y2 पड़ा हुआ है। सर ये क्या होता है, ये लिखने का कारण एक ही है कि आप ऐसे प्रैक्टिस करो ताकि आपको गलत ना हो जाए। ये हमेशा गलत हो जाता है स्टूडेंट का, ठीक है, स्टूडेंट का बोल रहा हूँ, मेरा भी खुद का गलत हो जाता है कभी कभी। क्या होता है 3 की जगह पे 1 हो जाएगा तो पूरा आंसर ही गलत हो जाएगा आपका। तो हाफ ऑफ क्या होगा सर, x1 इक्वल्स टू 0 पकड़े थे, 0 इंटू समथिंग मैंने 0 प्लस x2 क्या है सर, x2 है 5, 5 इंटू y3 मतलब -3 माइनस 0 मतलब -3 प्लस x3 क्या होगा सर, x3 है 3, 3 इंटू y1 क्या है सर 0, y2 क्या है 3 -3, तो क्या हो जाएगा सर, ये मॉड में होता है मतलब माइनस हम लोग नहीं लेंगे, प्लस ही लेंगे, जितना भी रिजल्ट आएगा उसको प्लस ही लेंगे, ठीक है। तो 5 3 15, 3 3 9, 15 9 24, तो हाफ इंटू 24 तो प्लस कर दिए, तो कितना हो रहा है 2 12 24, तो 12 यूनिट इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, फाइंड द रेशियो इन व्हिच लाइन 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 17 डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइंड बाय पॉइंट 25 एंड 52। मतलब देखो एक चीज़, ये 3x प्लस हम पकड़ लेते, ये वाला इक्वेशन ऐसा है 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 17, ये वाला स्ट्रेट लाइन। अब 2 5 2 5 और 5 2 ये स्ट्रेट लाइन था, इसको क्या करता है, ये लाइन किसी भी पॉइंट पे इसको मतलब छेद करता है, यहाँ पे लिखा हुआ है जॉइंट सेगमेंट डिवाइड्स, तो किन रेशियो में डिवाइड करेगा सर। रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, अगर ये x1 y1 है, x2 y2 है, अगर ये x1 y1 है और ये अगर x2 y2 है, ठीक है, तो यहाँ से क्या मिल जाता है कोऑर्डिनेट इसका, ये पॉइंट एम एन से डिनोट किया जाता है, ये रेशियो एम एन से डिनोट किया जाता है, तो क्या होता है सर mx2 प्लस nx1 बाई एम प्लस एन, जब इंटरनली बाइसेक्ट होता है, एंड my2 प्लस ny1 बाई एम प्लस एन, ये इसका कोऑर्डिनेट हो जाता है, ठीक है। अब देखो सर एक चीज़, ये कुछ इसका कोऑर्डिनेट हम लोग अगर m/n रेशियो में ही निकाल ले, ठीक है, तो यहाँ से बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। लेकिन मैं एक दूसरे तरीका आपको अपनाने के लिए बोल रहा हूँ। क्या तरीका, देखो इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट अगर ये निकाल लेंगे तो जल्दी हो जाएगा, या फिर आप उसको फिर पॉइंट को सॉल्व करो, फिर पॉइंट को कहीं पे बिठाओ, फिर सॉल्व करो। अच्छा देख लेते हैं, एक काम करते हैं, जल्दी से जल्दी कर लेते हैं, ठीक है। हम लोग m/n रेशियो में ही डिवाइड करते हैं, हम लोग पकड़ लेते हैं, m और n को निकालना है, ठीक है, m और n का रेशियो निकालना है, तो m और n एग्जैक्ट नहीं निकालना। तो mx2 क्या हो जाएगा सर, m इंटू x2 क्या है सर 5, तो 5m प्लस ny2 प्लस n इंटू 2n प्लस 2n बाई m प्लस n, ये हो गया एक पॉइंट, ये x कोऑर्डिनेट इसका, और y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा सर my2 मतलब 2m प्लस ny1 मतलब 5n बाई m प्लस n। अब ये वाला पॉइंट क्या इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर बैठा हुआ है, हाँ सर ये भी बैठा हुआ है, तो देखो उसको सपोर्ट करता है या फिर उसको सेटिस्फाई कर लेगा, सपोर्ट नहीं सेटिस्फाई कर लेगा, तो उसको सेटिस्फाई कराता है 3 इंटू 5m प्लस 2n बाई एम प्लस एन, यहाँ से हो गया प्लस 2 इंटू 2m प्लस 5n बाई एम प्लस एन होगा, ये 5 प्लस नहीं होगा, m प्लस एन बराबर कितना दिया होता है 17, तो 3 से गुना करो, 3 5 15m प्लस 3 2 6n प्लस 4m प्लस 5 2 10n इक्वल्स टू 17m प्लस 17m प्लस 17n, ठीक है। तो m को एक तरफ लेके आ जाओ, m को एक तरफ लेके आएंगे तो 15 4 19, 19 माइनस 17 मतलब 2m इक्वल्स टू, इधर 16 उधर भेज देते हैं, 17 मतलब n हो जाएगा, 10 अच्छे 16, 16 उधर जा रहा है, 17 से 1 माइनस होगा, तो m बटा n कितना आ जा रहा है सर 1/2, m/n इक्वल्स टू 1/2, ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा। ओके सर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बताया जा रहा है, द फॉलोइंग इज द प्राइस ऑफ कैबेज ओवर 12 मंथ्स, व्हाट इज द मीडियन प्राइस।
तो यहाँ पे दिया हुआ है कि जनवरी में कितना था, फरवरी में कितना था, ऐसा करके करके तो मीडियन निकालना है। तो कैसे मीडियन निकालता है सर? सर पहले इसको छोटे से बड़े, अच्छा पहले वैल्यू लिख लेते हैं। 40 30 40 80 80 80 3 80 4 80 80 80 80 80, अच्छा उसके बाद 50 50 50 3 50 और 2 40 और आ गया। ठीक है, इसको क्या होता है सही, या तो छोटे से बड़े तरफ लिखो या फिर बड़े से छोटे तरफ। तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखो या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर में हम लोग लिखते हैं तो क्या होता है सर, 30 40 40 और ऊपर इधर 40 40, अच्छा इधर क्या आ रहा है 50 50 तीनों 50, 1 2 3 50, अच्छा और 4 80 80 80 80। ठीक है, टोटल डेटा कितना है, 3 3 6 3 9 10 11 11 डेटा है। ठीक है, क्या हमने सही, अच्छा एक 80 और छूट गया, सॉरी सर, 12 डेटा है। ठीक है, अब देखो 12 जब रहता है तो मिडिल वैल्यू कितना होगा सर, इधर से 3 हटाओ, इधर से 3 हटाओ, हटा दिया, इधर से 2 हटाया, इधर से 2 हटा, तो बीच में जो 2 वैल्यू रह जा रहा है तो क्या होता है वो n/2 एथ टर्म एंड n/2 प्लस 1th टर्म। ठीक है, तो ये दोनों कौन सा है सर, 50 और 50, तो इनका मीन क्या हो जाता है, इसका मीडियन हो जाता है। तो 50 + 50/2 मतलब 50। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है सर, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। बोला क्या गया है, द रेशियो ऑफ डेज रिक्वायर्ड बाई ए एंड बी टू कंप्लीट ए वर्क इज 3:5। द रिक्वायर्ड 5⁸ days to complete they required 5⁸ days to complete the work. In how many days can A alone complete the, अच्छा कंप्लीट ट्वाइस द वर्क, ये सोचना है, ये ट्वाइस मिस हो जाएगा ना तो पूरा मैथ खराब हो जाएगा आपका। ठीक है, देखो दुगना 9 भी है, 18 भी है, 15 भी है, 30 है, मतलब दोनों ही आंसर हो सकता है। ठीक है, इसीलिए ये ट्वाइस मिस मत करना, पढ़ लेना अच्छे से क्वेश्चन, तब आपको बहुत आसानी हो जाएगा। तो हम लोग पकड़ लेते, ए को कितना दिन लग रहा है 3x डेज, बी को कितना दिन लग रहा है 5x डे। अगर दोनों का दिन दिया हुआ है, दोनों एक साथ काम करेगा तो कितना दिन में करेगा सर, 3x × 5x बाई 3 + 5x मतलब 8x, तो 1 हटाओ तो 5 या 15x/8 दिन में ख़त्म करता है। सर क्या ये 15x/8 दिन बराबर 8 5 40 45/8 है? हाँ सर, 8 8 काटो तो 15 3 45, तो x बराबर 3 आ गया। तो x अगर 3 है, a का कितना दिन में काम होता है, 3 या 9 दिन में काम होता है ये, लेकिन इसका दुगना काम बोला है तो 9 × 2 18 दिन लग जाएगा, 9 × 2 मतलब 18 दिन। ऑप्शन नंबर 4 आपके लिए सही है। ओके सर, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। ये एक बहुत ही बचकाना सवाल था। ठीक है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन 0.02 एंड 0.002। होता क्या है, ये गलत क्यों हो जाता है, क्योंकि हमें ये पॉइंट के बाद वाला सिस्टम नहीं पता चलता है। तो 0.02 को हम लिख सकते हैं 0.020, एक जीरो लास्ट में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और 0.002 को हम लोग लिख सकते हैं 0.002, तो 2 18 20 से निकलेगा तो क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा, तो 0.018, तो 0.018 कौन सा वाला ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या दिया हुआ है, 35% ऑफ ए नंबर इज 91, व्हाट इज द नंबर। तो 35% बराबर अगर 91 है तो किसी नंबर मतलब 100% होगा, तो बाई 35 × 100 निकालना है। तो 5 7 35, 5 2 10 20, तो 7 से 7 एकम 7, 7 3 21, 13 2 26, 260 है नंबर। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है सर, तो चलिए नेक्स्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये एक फिजिक्स का क्वेश्चन घुस गया था। ठीक है, फिर भी हम लोग कर लेते हैं। ए सेल ऑफ मास 0.04 kg इज फायर्ड बाय ए गन ऑफ मास 120 kg। इफ द मॉडल स्पीड ऑफ द सेल इज 90 मीटर पर सेकेंड, व्हाट इज द रिकॉइल स्पीड ऑफ द गन। ये समझने की कोशिश करो कि दोनों का मोमेंटम क्या होगा सर, इक्वल हो जाएगा। तो मोमेंटम कांस्टेंट रहता है, मोमेंटम अगर कांस्टेंट रहता है तो पी ऑफ मोमेंटम गन इक्वल्स टू, तो पी ऑफ क्या हो जाएगा, सेल हो जाएगा। क्या आपको समझ में आ रहा है, यानी कि बंदूक से गोली निकलने पर जो गन का जो मोमेंटम होगा वो हो जाएगा गोली का मोमेंटम के एक साथ, क्योंकि दोनों मोमेंटम, एक तरफ बंदूक इधर फायर हो रहा था तो इसमें गोली इधर फायर हुआ तो बंदूक में रिटर्न इधर आया, तो इन दोनों का डिफरेंस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या मिल रहा है, मोमेंटम ऑफ गन क्या दिया हुआ है, इसका मास कितना है सर 120 kg गन का, लेकिन इसका वेलोसिटी नहीं दिया हुआ है, कितना रिकॉयल स्पीड नहीं दिया हुआ। तो रिकॉयल स्पीड हम लोग लिखते हैं VR लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, VR इक्वल्स टू पी, कितना है सर, पी है ये सेल का
आपका मास कितना है 0.04 इंटू 90। क्या आपको समझने में दिक्कत हुआ? आशा करते नहीं हुआ। तो चलो देखते हैं, 0.04 kg था, ठीक है, देख लेते हैं। तो कितना आ रहा है इधर, 0.4 इंटू 9, इधर आ रहा है 120, तो 20 को निकालो तो वी आर कितना हो जाएगा सर, 0.4 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 120। तो 4 इधर दशमलव उठा तो 0 नीचे, 4 3 12, तो 300 हो रहा है, 3 3 9, तो 3 इंटू 10⁻²। ठीक है, क्या आप सही किए? ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, एक बार चेक कर लेना कोई यहाँ पे वैल्यू गलत हुआ तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। क्या बोला गया यहाँ पे, ए बोट इन ए स्टिल वाटर टेक्स 15 आवर टू रीच इट्स डेस्टिनेशन एंड कम बैक फ्रॉम देयर इन द सेम रिवर, इट टेक्स 16 आवर्स फॉर द सेम journey where there is a current in the water. The difference between the speed of the boat and the river of the current is 15 km/h. Find out the speed of the river. अच्छा सर, इन दोनों का डिफरेंस है 15 किलोमीटर, और रिवर का स्पीड क्या निकालना है। ठीक है, देखते हैं कैसे निकालते हैं। तो हम क्या करते हैं, स्पीड ऑफ द बोट हम लोग पकड़ लेते हैं एक्स, बोट का स्पीड हम लोग पकड़ लेते हैं एक्स। तो रिवर का स्पीड क्या हो जाएगा सर, रिवर का स्पीड हो जाएगा आपका x माइनस 15। यहाँ पे दिया हुआ है, देखो दोनों का डिफरेंस। क्वेश्चन के अनुसार क्या दिया हुआ है कि 15 घंटा लगता है कहाँ पे जाने में सर, एक डिस्टेंस जाके आने में स्टील वाटर में, तो 15/2 घंटा लगेगा एक डिस्टेंस जाने में। तो अगर स्पीड है x km/h और 15/2 घंटे में कितना दूर जाएगा, तो 15x/2 किलोमीटर, तो डिस्टेंस है 15x/2 इतना किलोमीटर। ये हो गया ख़त्म एक काम। देखो 15x/2 किलोमीटर जाता है अलॉन्ग द रिवर, मतलब रिवर के अनुसार, तो क्या हो जाएगा x प्लस x माइनस 15 प्लस ये इतना टाइम लगा, तो 15x/2 किलोमीटर जाता है अगेंस्ट द रिवर, क्या हो जाएगा x माइनस x प्लस 15 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस इक्वल्स टू दिया हुआ है, देखो 16 घंटा लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जा रहा है सर, 15x/2 इंटू 2x माइनस 15 मतलब 4x माइनस 30 ये आ गया, प्लस 15x/2 इंटू यहाँ पे 15 है, इंटू 15 तो 15 15 कट गया, इक्वल्स टू 16। देखते हैं ये क्या होता है। तो एक काम करते हैं, दोनों तरफ से गुना कर लेता है। तो क्या गुना करेंगे सर, 4x माइनस 30 से गुना कर देता है, तो ये आ जा रहा है आपका 15 2 30x, ये 2 से गुना करो, ये 2 से 30x, प्लस इधर आ रहा है 4x² माइनस 30x इक्वल्स टू 16 2 32 इंटू 4x माइनस 30। तो यहाँ से क्या आ जा रहा है 30x हट गया, तो 4x² माइनस 32 इंटू 4 4 3 12 4 2 8 128x माइनस 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 प्लस 32 इंटू 30 कितना होता है, 3 3 9 3 2 6 96 960 इक्वल्स टू 0। तो 4 से हटाते हैं, x² माइनस 4 3 12 4 2 8 32x प्लस 4 2 8 एकम 9 4 4 16 240 इक्वल्स टू 0। 240 कितना होगा 12 अच्छा 20 माइनस 20 x² माइनस 20x माइनस 12x प्लस 240 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से क्या क्या फैक्टर आ रहा है, एक यहाँ से आ रहा है x माइनस 20 एक फैक्टर, और एक आ रहा है x माइनस 12। क्योंकि यहाँ पे बोट का स्पीड 15 किलोमीटर प्रति घंटे के औसत से नहीं कम नहीं होगा। ठीक है, तो एक बोट का स्पीड क्या हो जाएगा सर, x बराबर आपका 20 हो जाएगा। तो एक 15 से नीचे नहीं हो सकता ना, क्योंकि इससे अगर स्ट्रीम का स्पीड ज़्यादा हो जा रहा है, करंट का स्पीड, तो क्या हो जाएगा वहाँ से तो फिर बोट नहीं चलेगा। तो यहाँ से बोट का स्पीड क्या मिल जाएगा सर, बोट का स्पीड मिल जाएगा 20 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। अब स्ट्रीम का स्पीड मांगा था, व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द रिवर, रिवर का स्पीड क्या मिल जाएगा सर, रिवर का स्पीड मिल जा रहा है 20 माइनस 15 मतलब 5 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये वाला क्वेश्चन क्या बोला गया, 2 पाइप सेपरेटली टेक्स 5 आवर्स एंड 8 आवर्स रेस्पेक्टिवली टू फिल ए टैंक, द थर्ड पाइप टेक्स 3.2 आवर्स टू ड्रेन आउट द वाटर फ्रॉम द टैंक, हाउ मच टाइम विल ऑल द 3 पाइप्स टेक टू फिल द कम्प्लीटली एम्प्टी टैंक। देखो एक पाइप 1 क्या करता है 5 घंटे में फिलअप करता है +5, पाइप 2 क्या करता है सर 8 घंटे में फिलअप करता है +8।
सर हमें मालूम है कि टाइम प्लस माइनस नहीं होता, लेकिन ये खाली आपको समझाने के लिए बोला गया है कि फिल करता है, इसीलिए प्लस दे रहा हूँ, ठीक है। तो पाइप 3 क्या करता है बाबू, पाइप 3 खाली कर देता है, तो इन 3.2 घंटे में इन तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, देखो 8 4 32 होता है, 8 भी है, ठीक है, 8 हो जा रहा है और 4 एक्स्ट्रा है, और 5 क्या जोड़ना है, तो 32 को 5 से गुना करो, 5 3 15, 5 2 10, मतलब 160, 16 कर लो। टोटल टैंक कैपेसिटी टीटीसी बराबर 160 कर लेते हैं, ठीक है, तो आसानी से हो जाएगा, कटेगा। तो क्या हो जाएगा, टोटल टैंक कैपेसिटी इतना यूनिट। अब टोटल टैंक की इतना यूनिट है, तो मतलब ये कर सकते हैं कि देखो 5 घंटे में फिलअप होता है 160 यूनिट, तो 1 घंटे में फिलअप होगा कितना, 5 3 15, 5 2 10, 32 यूनिट 1 घंटे में फिलअप होता है। 8 घंटे में फिलअप होता है 116 यूनिट, तो 1 घंटे में कितना फिलअप करता है बाबू, 20 यूनिट फिलअप करता है, तो ये प्लस है, ये प्लस है। अब -3.2, मतलब 3.2 घंटे में फिलअप खाली होता है 160 यूनिट, तो 3.2 में कितना खाली हो जाएगा, 1 मिनट में कितना खाली, 1 घंटे में कितना खाली हो जाएगा, देखो जीरो इधर हटाओ, तो 16 दूना 32, 2 50, तो 50 यूनिट खाली कर देते हैं। तो इन तीनों ने एक साथ चला दिया जाए तो कितना यूनिट भर्ती होगा सर, 32 प्लस 20 मतलब 52 माइनस 50, मतलब 2 यूनिट फिलअप होता है 1 घंटे में। 2 यूनिट अगर 1 घंटे में फिलअप होता है तो 160 यूनिट कितना घंटे में फिलअप होगा सर, 160/2 मतलब 80 घंटा लग जाएगा। मतलब कितना 80 घंटा, मतलब सर 24 से देखते हैं, डेज दिया हुआ है 24 घंटे में एक दिन होता है, तो 24 3 कितना होता है, 3 2 6 4 3 12, मतलब 72 घंटा हो गया। तो 72 घंटा मतलब 3 दिन और 8 घंटे पड़ा हुआ रहेगा, तो 3 दिन 8 घंटा मतलब, अच्छा क्या हमने गलत किया, नहीं, अच्छा ये वाला क्वेश्चन में थोड़ा सा गलत था, ये आंसर को आप 8 घंटा कर लेना, ठीक है, ये पहले ही मुझे कर देना चाहिए था। तो 3 दिन 8 घंटा, ऑप्शन नंबर 4 विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है कि रीड द गिवन क्वेश्चन एंड डिसाइडेड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। हाँ मुझे मालूम है ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, लेकिन 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 समझने की कोशिश करो, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, ये आपके मैथ का नॉलेज टेस्ट करता है, ठीक है, इसीलिए चेक करो। देखो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा कैसे मिलेगा सर, पहला नंबर इमेज देखते हैं। हाँ सर थीटा मिल गया 60, क्यों, क्योंकि सेंट्रल एंगल, ये कहते हैं एक सर्कल में सेंट्रल एंगल ये थीटा अगर होता है तो पेरिफेरल एंगल ये 2 थीटा होता है, जब पेरिफेरल एंगल थीटा होता है। मतलब होता है, कैसे होता है सर, देखो एक चीज़, इसमें एक सर्कल ड्रॉ करता है, ठीक है, समझने की कोशिश करो। ये एक सेंट्रल एंगल खींचते हैं, सेंट्रल एंगल हो गया, ये थीटा है, ठीक है, या फिर 2 थीटा बोल सकते हो, ये पेरिफेरल एंगल है। अब इनको जोड़ देते हैं, देखो ये क्या है सर ये बाहर वाला एंगल है, आउटर एंगल है, और क्योंकि ये सर्कल का रेडियस है, ये सेंटर है, ये रेडियस है और ये रेडियस है, तो ये दोनों एंगल सेम बोल सकते हैं, हाँ सर सेम बोल सकते हैं, ये एक्स है ये एक्स है, ठीक है। अब देखो ये अगर दोनों एक्स है तो बाहर वाला एंगल क्या हो जाएगा सर, ये रेडियस, बाहर वाला एंगल क्या हो जाएगा, मतलब ये सपोज बी या फिर ए ओ बी एंगल क्या हो जाएगा, ए ओ बी 2x हो जाएगा, क्योंकि एक ट्रायंगल का क्या होता है कि आउटर मोस्ट जो एंगल होता है, ये वाला एंगल इन दोनों इनर एंगल का सेम होता है, आउटर एंगल इज ऑपोजिट सम ऑफ द ऑपोजिट इनर एंगल, ये तो होता ही है, क्योंकि इन दोनों का सम 180 डिग्री हो रहा है, ये एक्स है तो ये 180 माइनस एक्स, और ट्रायंगल के लिए क्या हो जाएगा, बाकी दोनों के सम एक्स होना चाहिए, नहीं तो 180 डिग्री नहीं होगा, ठीक है, ये थ्योरम हो गया। अब देखो ये वाला एंगल अगर y है तो ये रेडियस है, ये रेडियस है और ये भी रेडियस है, तो इसके कारण ये भी y हो जाएगा। तो ये दोनों अगर y हो रहा है तो बाहर वाला एंगल मतलब आउटर मोस्ट एंगल ऑफ ए ट्रायंगल क्या हो जाएगा सर, 2y हो जा रहा है। तो टोटल एंगल ऑफ ए ओ सी का वैल्यू कितना आ जा रहा है सर, ए ओ सी का वैल्यू आ जा रहा है 2 इंटू एक्स प्लस वाई, ठीक है। अब देखो अंदर वाला एंगल ए डी सी क्या हो रहा है सर, एंगल ए डी सी के वैल्यू एक्स प्लस वाई, तो बोल सकता है सेंट्रल एंगल इज द टू टाइम्स ऑफ द पेरिफेरल एंगल। ये एक थ्योरम आपको प्रूव करके दिखा दिया, ठीक है। तो पहले वाला एंगल से ही हमें पता चल जा रहा है थीटा का वैल्यू 60 डिग्री। अब दूसरा कौन सा वाला दिया हुआ है, दूसरा दिया हुआ है कि थीटा का वैल्यू 0 से 90 में, ये 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। क्या ये डेटा सफिशियंट था थीटा निकालने के लिए, नहीं ये नहीं सफिशियंट था। क्या ये सफिशियंट था, हाँ सर ये सफिशियंट था। तो क्या होगा, ओनली 1 इज द सफिशियंट, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है सर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ
हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये कौन सा क्वेश्चन है? ये सर पाइप एंड सिस्टम का दिया हुआ है। इनलेट पाइप ए कैन फिल ए सिस्टम इन 32 आवर, 32 घंटे में फिलअप करता है। वेयरएस आउटलेट पाइप बी कैन ड्रेन आउट 40 घंटा, मतलब 40 घंटे में ड्रेन द फील्ड सिस्टम 40 घंटे में खाली कर देता है। दो पाइप्स आर ओपन टुगेदर, दोनों एक साथ खोला गया है। व्हेन द सिस्टम इज एम्प्टी बट द आउटलेट पाइप इज क्लोज्ड व्हेन द सिस्टम इज 3/4 फुल, मतलब 3/4 जब भर चुका है तब आउटलेट को बंद कर दिया गया। तो सर क्या 1/4 इनलेट ही फिलअप करेगा? हाँ सर, इनलेट ही फिलअप करेगा। समझने की कोशिश करो। इन हाउ मेनी आवर्स विल इट टेक ऑल टू फिल द सिस्टम? ठीक है, टोटल टाइम मांगा गया। सर ए क्या करता है बाबू? 32 घंटे में फिलअप करता है। बी क्या करता है सर? शायद 40 घंटे में खाली कर देता है। इन दोनों कैल्शियम क्या हो जाएगा सर? 160 कर लो। ठीक है, अब देखो क्या सर, ये टोटल टैंक कैपेसिटी टीटीसी हम लोग पकड़ ले 160 यूनिट, 32 घंटे में फिलअप होता है। 160 यूनिट 1 घंटे में कितना फिलअप करता है सर? 5 यूनिट पानी डाला जाता है। और सर 40 घंटे में खाली कर देता है 160 यूनिट, तो 1 घंटे में कितना खाली करता है? 4 यूनिट। दोनों मिल के एक साथ काम करता है तो कितना यूनिट फिलअप करता है सर? दोनों मिल के 1 यूनिट फिलअप करता है। अब देखो क्या कंडीशन है, ए प्लस बी, मतलब ए पाइप और दो बी पाइप, ए माइनस बी लिखते हैं क्योंकि बी माइनस है ना। ए और बी पाइप एक साथ चलाया जा रहा है कब तक? जब तक 3/4 ऑफ द टैंक, मतलब 3/4 जब फिलअप होता है। तो 4 4 16, 4 3 12, 120 यूनिट ए और बी एक साथ मिलकर फिलअप करता है। और इधर ए कितना खाली यूनिट कितना करता है सर? 40 यूनिट खाली खुद फिलअप करता है। तो ए को 40 यूनिट फिलअप करने में कितना टाइम लगेगा सर? 5 यूनिट फिलअप करता है ए बाबू 1 घंटे में। 40 यूनिट फिलअप करेगा ए बाबू कितना घंटे में सर? 8 घंटे में हो जाएगा। ठीक है, ये तो 8 घंटा हो गया। अब 120 यूनिट सब दोनों ने मिलकर कितना घंटे में फिलअप करेगा? 120 यूनिट। 1 यूनिट फिलअप करता है दोनों ने मिलकर 1 घंटे में, 120 यूनिट फिलअप करेगा 120 घंटे में। क्या आपको समझ में आ गया? हाँ सर समझ में आ गया। अब देखो टोटल टाइम कितना लग रहा है, इधर तो 120 था, इधर तो 8 घंटा था, तो दोनों मिलके कितना घंटे में कर रहा है सर? 128 घंटे में। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ये बहुत ही आसान सा सवाल है, खाली सोचने का बात है, क्योंकि आपको ये तो चार्ट नहीं बनाना है, आपको तो कैलकुलेशन करना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे देखो एक चीज़ दिया हुआ है, इसमें एक ही चीज़ मिसिंग है कि एक ट्रैपीजियम है, ये नहीं बोला गया है। ठीक है, ये ट्रैपीजियम पकड़ के ही क्वेश्चन करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देखो एक पॉइंट दिया हुआ है इन द गिवन डायग्राम, पॉइंट आर एंड क्यू ऑन द पी एस। आर एंड क्यू दिया हुआ है पी एस में। पी क्यू टी एंगल पी क्यू टी इसका वैल्यू दिया हुआ है एक्स डिग्री, एंड आर क्यू टी इसका वैल्यू दिया हुआ है एक्स माइनस 50 डिग्री। तो एक्स का वैल्यू निकाल देंगे। अच्छा, एंगल टी यू आर इसका वैल्यू दिया हुआ है एक्स प्लस 25 डिग्री। द वैल्यू ऑफ यू आर एस इसका वैल्यू मांगा है। अगर ये दोनों पैरेलल नहीं होगा, अगर ये ट्रैपीजियम नहीं होगा, तो ये वैल्यू कैसे निकलेगा? किसी भी तरीके से नहीं निकल सकता। ठीक है, तो देखते हैं एक्स प्लस, इसको ट्रैपीजियम ही पकड़ के हम लोग कर लेते हैं। एक्स प्लस एक्स माइनस 50 बराबर सर 180 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है। देखो पी क्यू टी प्लस टी क्यू आर, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री। तो 2x इक्वल्स टू 8 5 13 230 डिग्री। एक्स इक्वल्स टू कितना आ रहा है? 2 एकम 2 2 एकम 2 2 5 10 115 डिग्री। अब एक्स प्लस 25 डिग्री मतलब टी यू आर, एंगल टी यू आर इक्वल्स टू एंगल यू आर एस, ये दोनों एंगल सेम है। तो टी यू आर के कितना 115 प्लस 25 मतलब 140 डिग्री होता है टी यू आर के वैल्यू, और यू आर एस के वैल्यू कितना हो रहा है सर? 140 डिग्री। देखते हैं ऑप्शन में है, हाँ ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है सर, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, झपाझप चलते हैं, फटाफट से ये क्वेश्चन कर लेते हैं। व्हाट इज द फ्रैक्शन व्हेन सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम 1/2 लीव्स ए रिमाइंडर 3/4? मतलब फ्रैक्शन 1/2 से कुछ सब्सट्रैक्ट करने पर 3/4 रह रहा है, मतलब 1/2 से 3/4 हटा दो, वही सब फ्रैक्शन मिल जाएगा। तो क्या हो जा रहा है सर? 2/4 माइनस 3/4 माइनस 1/4 को हटाना है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है सर, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, फटाफट से कर लेते हैं। The given pie chart shown in the information above about non-performing asset NPA processed by the various banks of India till December 2017. ए दिया हुआ है 30%, एफ दिया हुआ है, ऐसे करके करके वैल्यू दिया हुआ है। इफ द टोटल एनपीएस अंडर द बैंक्स आर ओथ रुपीज 300 लाख करोड़, मतलब 300 एलसी लिखा हुआ है। हाउ
सॉरी, हाउ मच डज बैंक डी कंटेन टिल दिसंबर। डी कितना है सर 5%, तो इसका 5% निकाल लो, खत्म कहानी। 5/100 तो 5×3 = 15 लाख करोड़ इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है सर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमने ये एक रीजनिंग का क्वेश्चन उठा लिया। ठीक है, क्या दिया हुआ है सर, P/18 इज एज 5/3। इसको इक्वल लिख सकते हैं ऐसे। अगर 2:2 रहा तो इसे कहते हैं इज एज, मतलब सेम वैल्यू होता है। तो P = 5×18/3, 3×6 = 18, 6×5 = 30। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है सर, चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। द रेशियो ऑफ द परसेंटेजेस ऑफ एक्स एंड वाई 3:4। एक्स एंड वाई का परसेंटेज है 3:4। 5 years ago, 5 साल पहले, द रेशियो ऑफ देयर एजेस वाज 5:7। तो 3:4 अभी है, तो 5 साल पहले उनका कितना था सर, 5:7 था। 5:7, तो ये 5 साल है। व्हाट इज द परसेंटेजेस ऑफ वाई। वाई का परसेंटेज मतलब 4 वाला पार्ट निकालना है। देखो 3 से गैप कितना है सर, 2, 5। 4 से गैप कितना है, 1। 4, 3, 7। तो इन दोनों का गैप कितना है, 5 और 7 का 2 गैप है। इन दोनों का गैप है 1, मतलब इनको 1 से गुना करो, इनको 2 से गुना करो, क्या हो जा रहा है सर, 3×2 = 6, 4×2 = 8। तो इसको रेशियो का हटा देते हैं। देखो 5 से 6 हुआ 1 बड़ा, 7 से 8 हुआ 1 बड़ा। 1 बड़ा मतलब 5 साल के लिए डिफरेंस हुआ, यहाँ से यहाँ तक आया 5 साल। 1 रेशियो का वैल्यू 5 साल है, 8 रेशियो का वैल्यू कितना आ जाएगा सर, 40 साल। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है सर, ये बहुत ही आसान सा सवाल था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आइटम वाज 616 आफ्टर 12% प्रॉफिट वाज एडेड। मतलब 12% प्रॉफिट ऐड करने पर उनका सेलिंग प्राइस आया 616। कितना सर, 616 आफ्टर 12% प्रॉफिट एडेड, मतलब सीपी कितना हो जाएगा सर, 100/112। सर 100/112। इफ द सेम आइटम इज सोल्ड फॉर 462, व्हाट विल बी द लॉस परसेंटेज। देखते हैं सीपी कितना आता है सर, 112 से 2, 3, 6। अच्छा देखते हैं इधर हो रहा है आपका कितना, काट कूट के कितना मिलता है देखते हैं। 2, 5, 10, 2, 6, 12। तो 2, 3, 6, 0, 2, 8, 16। इधर हो रहा है 4 एकम 4, 4 4 16। तो 4 7 28, 4 7 28, 7 2 14, 7 11 77। तो इधर से 2 50, तो 50 × 11 550 होता है। तो 550 रुपया ओरिजिनल प्राइस है, सीपी है। अब सेल कितना में किया सर, 462। कितना लॉस हुआ है, 8। इधर हो रहा है आपका 6 एकम 7, 5 3 8। तो 88 लॉस हो रहा है। कितने में हो रहा है सर, 550 में कितना प्रतिशत इंटू 100। तो 0 0 हटाओ, 5 11 5 55 और 11 8 88। तो 5 2 10, 8 2 16, 16% का लॉस हुआ है। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है सर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फटाफट से। If cot to the power 4 theta plus cot square theta equals to 3.6, then cosec to the power 4 theta minus cosec square theta equals to 3.6 ही होगा। कैसे होगा सर, सर cot to the power 4 theta को लिख सकते हैं cosec square theta -1, cosec square theta -1 equals to cot square theta। ठीक है, तो यहाँ पे होल स्क्वायर कर देंगे तो cot to the power 4 theta आएगा। तो क्या हो जाएगा सर, cosec to the power 4 theta -2 cosec square theta +1 इक्वल्स टू कॉट टू दी पावर 4 थीटा। इसको रिप्लेस कर दिए इससे। ठीक है, प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा -1 इक्वल्स टू 3.6 दिया था, 3.6। अब देखो कोसेक स्क्वायर थीटा यहाँ पे एक हट गया, एक हट गया, कोसेक स्क्वायर थीटा एक तो हट जाएगा। तो इतना आ रहा है कितना, कोसेक टू दी पावर 4 थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 3.6। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये एक बहुत ही आसान सा सवाल है। 2⁻8 - 1, 2⁻8 कितना होता है, 256 माइनस 1/√2 का 12, मतलब 2⁻1/2 इंटू 12, 2⁻6 होगा। तो 2⁻6 का वैल्यू कितना हो जाएगा सर, 64 होगा। तो इधर हो रहा है 255/64। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है सर, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द वैल्यू ऑफ HCF ऑफ 36 एंड 144। 36 एंड 144 के क्या वैल्यू है सर, कॉमन क्या 36 है सर, 36 से 144 को भाग दो। देखो 6 छक्का 36, तो 6 से कितना हो रहा है, तो 6 2 12, 6 4 24। तो 6 से 3 2 6, 3 8 24। तो देखो 2 रह जा रहा है, मतलब 18 अगर करेंगे तो हो जाएगा सर। 18 से देखते हैं, 18 दूना 36 और 18 से 144 को भाग देते हैं। तो 18 से 6 3 18, तो इधर हो रहा है 6 2 12, 6 4 24, 3 8 24। तो 18 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 2।
ठीक है, HCF बोला था, इसीलिए हमने 36 से स्टार्ट किया था, छोटा वाला वैल्यू जो था उसी से स्टार्ट किया था। अगर LCM बोलता तो बड़ा वाला वैल्यू से स्टार्ट कर लेते। ठीक है सर, ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या बोला गया है इस क्वेश्चन में? ए मैन यूजेस ट्रेन and car to reach his office. If he travels 10 km by car and the rest of the distance by train, then he reaches his office in T hours. If he travels exactly opposite 10 km by train and the rest by car, he reaches his office in T plus 0.5 hours. If the speed of the train and the car are respectively 50 km per hour and 40 km per hour, then how much distance does he travel to reach his office? एक काम करते हैं, डिस्टेंस वो जो कवर करता है ट्रेन के द्वारा हम लोग पकड़ लेते हैं x किलोमीटर। ठीक है, तो x किलोमीटर कवर करता है। स्पीड ऑफ द ट्रेन क्या है सर? ट्रेन के स्पीड दिया हुआ है 50, अब कार का कितना है सर? कार का 40। तो सर x डिस्टेंस, ट्रेन का x डिस्टेंस कवर करेगा कितना टाइम में सर? x/50 प्लस 10 किलोमीटर पर 10 किलोमीटर बाई कार, तो 10/40 इक्वल्स टू कितना टाइम लग रहा है? t टाइम लग रहा है। ये केस 1 है। अब केस 2 क्या है सर? केस 2 है वही x किलोमीटर जाता है, वही x किलोमीटर जाता है कितने में सर? वही x किलोमीटर जाता है 40 में, तो x/40 प्लस 10/50 इक्वल्स टू t प्लस 0.5। ये दिया हुआ है दोनों। अब x निकाल लेंगे इसमें से। हाँ सर, x निकाल लेते हैं। तो x कैसे निकालेंगे सर? माइनस कर देते हैं तो t उड़ जाएगा, तो माइनस कर देंगे। अगर t उड़ जा रहा है तो यहाँ से आ जा रहा है x/50 माइनस x/40 बराबर 0 माइनस ऑफ 0.5 मतलब 5/10 कर लेते हैं। माइनस 5/10 इधर आ रहा है माइनस 10/40। देखो ये वाला इधर भेज दिए और 10/50 प्लस 10/50। तो यहाँ से x को निकालते हैं तो 5 4 कितना हो रहा है? 20। 200 कर देते हैं तो 5 4 इधर हो रहा है 4 5 20, तो कितना आ रहा है? माइनस में आ रहा है। ठीक है, तो माइनस x/200 इक्वल्स टू, इधर एलसीएम 50 कर देते 200 कर देता है, 200 करेंगे तो इधर कितना हो रहा है सर? माइनस 10 20 200, तो 5 10 5 20 100। अच्छा, इधर हो रहा है 40, 4 5 20, तो 5 से हो रहा है 5 10 50 प्लस 50 इंटू 5 4 20, तो 4 से हो रहा है 40। तो इधर से क्या आ जा रहा है? माइनस x बराबर बाई 200, 200 हट जा रहा है, माइनस x बराबर कितना आ रहा है? 150 माइनस 40 मतलब माइनस 110, तो x इक्वल्स टू 110। तो 110 किलोमीटर डिस्टेंस है। और बाकी टोटल कितना है सर? बाकी 110 प्लस 10 किलोमीटर था, तो 120 किलोमीटर रास्ता है। तो क्या दिया हुआ है? देन हाउ मच डिस्टेंस डज इट ट्रेवल टू रीच हिज ऑफिस? तो 120 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है सर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्या दिया हुआ है? ABC have 152, 171, 266 marbles respectively. They decided to divide these marbles in parts such that all the parts have the same numbers of marbles. पार्ट में डिवाइड किया गया है। ऑल्सो दे कैन नॉट गिव एंड टेक द मार्बल्स, मतलब पार्ट पार्ट में डिवाइड करेगा, ऐसा नहीं कि सबके पास सेम ऐसा होगा, क्योंकि दिया हुआ है 152, 171, 266। ठीक है, देन फाइंड द मिनिमम पॉसिबल नंबर ऑफ पार्ट्स दैट कैन बी मेड। अब देखो 152, 171 एंड 266 का एलसीएम करेंगे, एसीएफ करना पड़ेगा। तो 152 और 171 में क्या होता है? डिफरेंस कितना है सर? 9 2 11 19, तो 19 से देख लेते हैं डिवाइड होता है कि नहीं। 152 19 से कितना आ रहा है? 9 8 से देखते हैं। 72 से 152, 19 2 152 हो गया। 19 से 171 देखते हैं, 19 9 हो जा रहा है। ठीक है, 19 से 266 देखते हैं, 266 कितने में हो रहा है? अच्छा, 19 से 8 152 कितने में जा रहा है सर? 8 पार्ट हो रहा है 152 में। ठीक है, समझने की कोशिश करो कि 19 अगर एसीएफ होगा, एसीएफ देख लेते हैं। 19 से कम 19 कितना हो रहा है? 7 76। 19 से 4 में 9 4 36, हाँ हो गया। तो देखो इनका एसीएफ निकला मेरे पास 19, मतलब हर एक पार्ट में 19 करके मार्बल रहेगा। कोई एक तो ऐसा नहीं कि ए बोल रहा है कि भाई मेरे से ले ले 2 ठो, बी बोल रहा है भाई मेरे से ले ले 3 ठो, सी बोल रहा है ऐसे ले ले, ऐसे नहीं हो सकता। तो 19 करके मार्बल करेंगे तो इक्वली पार्ट डिवाइड होगा।
तो 19 करके पार्ट करेंगे तो 152 कितना पार्ट में डिवाइड होगा सर, 8 पार्ट में डिवाइड हो रहा है। 19 करके पार्ट करेंगे तो 171 कितना पार्ट में डिवाइड होगा सर, 9 पार्ट में डिवाइड हो रहा है। 19 करके पार्ट करेंगे तो 266 कितना पार्ट में डिवाइड होगा सर, 14 पार्ट में डिवाइड हो रहा है। तो टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स कितना हो जा रहा है सर, 14 9 23, 23 और 8 31 पार्ट हो जा रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है सर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दो सम ऑफ टू नंबर्स इज 9 एंड सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स इज 1/2। अब देखो एक नंबर x प्लस वाई दिया हुआ है तो 9 हो जा रहा है, और 1/x प्लस 1/y बराबर 1/2 हो जा रहा है। ठीक है, वन ऑफ द नंबर्स इज, कौन सा वाला नंबर होगा। ठीक है, तो देखते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे बिठाते तो एक्स वाई ऊपर हो रहा है 9 इक्वल्स टू 1/2, तो एक्स वाई इक्वल्स टू 18, तो 18 गुना में और जोड़ने में 9 कितने में हो रहा है सर, 6 3 18 होता है। हाँ सर 6 3 18 होता है, तो 6 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं, 6 और 3, 6 3 9 और 1/6 प्लस 1/3 मतलब कितना हो रहा है सर, 6 एलसीएम इधर हो रहा है 6 1 कम 6 3 2 6 मतलब 3/2 मतलब 1/2 आ जा रहा है। ठीक है, नंबर्स क्या क्या हो जा रहा है सर, 6 और 3, समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। If sin phi minus cos phi equals to 0, then the value of sin to the power 4 phi plus cos to the power 4 phi plus tan square phi क्या हो जाएगा। देखो sin phi minus cos phi 0 मतलब tan phi बराबर कितना हो रहा है सर, 1 आ जा रहा है। sin phi इक्वल्स टू cos phi, नीचे भाग करो cos phi से, इक्वल्स टू 1, तो phi का वैल्यू कितना 45 डिग्री। phi अगर 45 डिग्री है, sin phi मतलब 1/√2 का टू दी पावर 4 होगा, प्लस 1/√2 का टू दी पावर 4 होगा, प्लस tan स्क्वायर 5 मतलब 1, तो ये दोनों का सम कितना हो जा रहा है सर, 1 1 2 आ जा रहा है प्लस 1 मतलब 3 आ जा रहा है। देखते हैं 3 नहीं है होगा सर, ये हो रहा है आपका 1/2 उसका स्क्वायर मतलब 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1, तो कितना आ जा रहा है सर, 4 एलसीएम 4 5 6। ठीक है, 6/4 मतलब कितना हो जा रहा है सर, 3/2 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। आपको साइन थीटा के 30 60 45 90 0 ये वैल्यू, कॉस थीटा के टैन थीटा के, ये सब याद रखना है। अपना मतलब जुबान पे रहना चाहिए कि मिला तो क्वेश्चन वहीं पे वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्या दिया हुआ है, ये क्वेश्चन है 161 प्लस 19 माइनस 2 प्लस 1 माइनस 3, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा सर, यहाँ से मिल जाएगा सर 161 प्लस 19 माइनस 2 होता है 17 प्लस 1 माइनस 3, तो यहाँ से आ जा रहा है क्या आपका 17 1 18 18 हो रहा है मतलब 9 7 179 माइनस 3, तो 176 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, और एक क्वेश्चन था जिसमें डेटा गलत होने के कारण हम नहीं करेंगे वहाँ वो वाला क्वेश्चन, उसी टाइप का हम दूसरा क्वेश्चन आपको किसी न किसी टाइप में करा देंगे। ठीक है सर, आज यहीं तक है। ये आरआरसी ग्रुप डी के लिए मैथ टेस्ट नंबर 2 है। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू, बाय बाय, स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट क्लास।